सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है तेरा घर जमीन है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस वक्त बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है, या फिर यूं समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए यूपी का चुनाव सांप और चुचुंदर के जैसा बन चुका है, जिसे ना तो निगला जा सकता है और ना ही उगला। भारतीय जनता पार्टी ने संघ की खान से छांटकर जिस नायाब नगीने को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए तो उनकी भाषा में केवल सांप्रदायिकता ही नजर आ रही है। यानी जिस सरकार ने 5 साल तक हुकूमत पूरा कर लिया, उसके पास बात करने के लिए हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, जिन्ना, जिहादी और शरीयत के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि बीजेपी पर बहुत बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता में काबिज देश के सबसे बड़े प्रधान सेवक और विश्व गुरु नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बात की जाए तो उनकी बात ही निराली है। पीएम मोदी के प्रेरणादायक भाषणों पर अगर गौर किया जाए, उनके एक एक शब्द लिखी लिखाई स्क्रिप्ट होती है। इसमें पहले से ही तय होता है कि पीएम मोदी को दाएं देखकर क्या बोलना है और बाएं देखकर क्या बोलना है, ऊपर देखकर क्या बोलना है और नीचे देखकर क्या बोलना है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, दूसरों के लिखी स्क्रिप्ट को पढ़ पढ़कर खुद को विश्व गुरु साबित करने की कला केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री मोदी में है। हमारे मोदी जी में और भी बहुत सी खूबियां मौजूद हैं। उनके पास किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कला भी है। पीएम मोदी जिस वक्त कोविड लॉकडाउन का ऐलान करके खुद की पीठ थपथपा रहे थे, तब मोदी जी ने अपने उस फैसले से लाखों अनगिनत लोगों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। बेशुमार लोगों को बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। शमशान में मरे हुए लोगों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होने दिया। और तो और गंगा में लाशें भी बहने का सिलसिला भाजपा के रामराज में ही देखने को मिला। ऐसी बहुत सी लाशें गंगा की रेत पर दफन थी, जिन पर डाली गई राम चुनरी भी सत्ता के पुरोधाओं ने नोच ली थी। लाखों लोग परदेश छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ लौटे, तब बड़े ही नसीब वाले लोगों के पास साइकिल मौजूद थी, जिस पर सवारी करके लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। उस वक्त दिन रात कयामत नजर आ रही थी। हजारों मीलों का सफर तय करने के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। सड़क पर पैदल हो चुके बेघर मजदूर और कामगारों ने बेबस होकर के नंगे पांव चलने के लिए मजबूर हो चुके थे। उस वक्त हमारे पीएम मोदी अपने लग्जरी चमचमाती हुई गाड़ियों में इस नज़ारे को बहुत गौर से देख रहे थे और शायद सोच रहे थे देश को आजमाने का और क्या क्या तरीका हो सकता है। फिर तो उन्होंने ताली थाली भी बजवा दी, मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल की एलईडी लाइट भी जलवा दी, लेकिन कोरोना नहीं भागा। इनके बहुत से ऐसे नेता मौजूद थे जो गाय के गोबर और पेशाब में कोरोना से मुक्ति खोज रहे थे। जो लोग ताली और थाली बजाकर कोरोना नहीं भगा सके, उन लोगों ने खुद को गोबर में डुबो डुबो कर कोरोना भगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो गोबर से नहाने के बाद गाय के पेशाब को कुछ चुस्की ले लेकर पी रहे थे। कानिया वाले बाबा तो बकायदा ऑक्सीजन से मरने वाले लोगों की मौत का मजाक उड़ाने लगे। वो तो ये भी कहने लगे कि अनुलोम विलोम करके सांस को अंदर बाहर छोड़कर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए बाबा जी ने मोदी जी के मंत्रियों की लाइन लगा दी और मोदी जी के मंत्री लोगों ने बाबा की बूटी का जमकर प्रचार किया। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि ये सारा खेल बाबा जी अपनी नीम हकीमी चमकाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब उच्च कोटि के गांजे का नशा जब नशेड़ियों के सिर पर चढ़ता है, तब उन्हें दिन में तारे नजर आने लगते हैं, उन्हें इंसान भगवान नजर आने लगता है। ऐसे लोगों को गोबर में जीवन और पेशाब में अमृत नजर आने लगता है। लेकिन गांजा तो केवल गांजा ही होता है, वो बस एक नशा है। जिसके सिर पर चढ़ता है वो बहुत गुरूर करने लगता है, उछल कूद करता है, नशे में झूमता है और फिर नाली में कूदकर खुद को धन्य समझने लगता है। मूर्खता की असीम ऊंचाइयों को छू लेने के बाद कि एक इंसान को अंधभक्ति की प्राप्ति होती हो और अंधभक्ति प्राप्ति होने के बाद एक भक्त गोबर भक्ति में लीन हो जाता है, तब उसके आगे भी गोबर होता है, पीछे भी गोबर होता है, ऊपर नीचे और मन में भी गोबर होता है। यानी कि गोबर का संसार, जहां गोबर ही सब कुछ है और गोबर ही माँ बाप है, गोबर ही भाई बहन है, गोबर ही थाली है, गोबर ही कटोरी है, गोबर ही चम्मच है, गोबर ही जूते चप्पल हो जाता है। गोबर के इस संसार को ही अंधभक्ति कहा जाता है।
ऐसे में सवाल है कि मलमूत्र और कचरे में खुद को डुबो कर अंधभक्त बनाने वाले लोगों के दिमाग में आखिर क्या होता है, क्योंकि मल हो या मूत्र, ये होता तो कचरा ही है, इसलिए अंधभक्तों के दिमाग में केवल कचरा ही मिलेगा। वैसे कचरे से याद आया कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी चुनावी रैली में लोगों को यकीन दिलाया, जो काम उनकी सरकार 5 साल में नहीं कर सकी, वो काम भाजपा के फिर से सत्ता में आने पर कर दिया जाएगा। अमित शाह जी का ऐलान है कि अगर दोबारा बीजेपी यूपी की सरकार बनाती है तो 12वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन लेने वाले छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। यानी हमारे गृह मंत्री अमित शाह इतने ही काबिल हैं जितना 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेने वाले यूपी के छात्र। लेकिन क्या यूपी के लोग भाजपा नेताओं के उस भाषण को भूल गए हैं जब वो हर भारतीय के खाते में 15 से 20 लाख रुपए देने का वादा कर रहे थे? क्या यूपी के लोग डीजल और पेट्रोल के दाम करने का वादा भूल गए? क्या यूपी के लोग 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा भूल गए? क्या यूपी के लोग अपने शहरों को क्योटो बनाने के असीम सपने को भूल गए? क्योंकि अमित शाह ही वो शख्स हैं जिन्होंने 15 से 20 लाख रुपए हर भारतीय खाते में देने की बात को चुनावी जुमला करार देने अपने पुराने वादों से पीछा छुड़ा लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता यूपी के चुनाव में जुमलों की ऐसी बारिश कर रहे हैं कि यूपी का हर एक शख्स सर से लेकर पांव तक जुमलों में डूबा हुआ है और जुमलों में नहा धोकर वोट देने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि इस बार विपक्षी पार्टियों की रैली में भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि यूपी की जनता ने जुमलों और भाषणों में फर्क करना बहुत ही बारीकी से सीख लिया है, जिसके बाद यूपी में स्मार्टफोन और लैपटॉप मिले या ना मिले, लेकिन बीजेपी ने लोगों को स्मार्ट जरूर बना दिया। वहीं अगर हमारे सबसे बड़े प्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो उनकी नज़र में साइकिल वाले आतंकवादी होते हैं। वही साइकिल जिसने पूरी दुनिया को चलने का एक जरिया दिया, वही साइकिल जो हमारे गरीबों की सवारी है, वही साइकिल जो स्कूली बच्चों की सवारी है, वही साइकिल जो गरीब मजदूर और एक आम आदमी की सवारी है, वही साइकिल जिस पर बैठकर कभी भारतीय जनता पार्टी वाले रविशंकर प्रसाद कांग्रेस का विरोध किया करते थे, वही साइकिल जिसे भाजपा के बड़े बड़े मंत्री संतरी और खुद प्रधानमंत्री सवारी कर चुके हैं। साइकिल अगर किसी राजनीतिक पार्टी का चुनावी चिन्ह बन गया तो साइकिल को और साइकिल पर बिठाने वाले शख्स को बहुत बड़े अपराधी के तौर पर पेश किया जाएगा। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री को ऐसे कचरा भाषण लिख कर देने वाला आईटी सेल की टीम कितनी महान होगी, जिसने खुद बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की साइकिल वाली तस्वीरों को नहीं देखा होगा। यानी बीजेपी का आईटी सेल हो या फिर आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं या फिर प्रधानमंत्री का भाषण लिखने वाली महारथी टीम, सबकी जोड़ी बहुत ही कमाल की है। साफ शब्दों में कहा जाए तो राम बनावन जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने में कितने काबिल हैं, ये तो आप उनके कई भाषणों को देख और सुनकर समझ चुके होंगे। एक शब्द को टेलीप्रॉम्प्टर पर टटोल टटोल कर पढ़ने वाले पीएम मोदी के सामने से अगर टेलीप्रॉम्प्टर हटा लिया जाए तो हमारे पीएम मोदी बिल्कुल सन्नाटे में नजर आएंगे। यानी एक ऐसी मशीन जो चलती तो बहुत तेज है, लेकिन अचानक उसका पहिया रुक जाए तो पूरी की पूरी मशीन ऐसे शांत हो जाती है मानो वो मशीन वर्षों से एक ही जगह पर खड़ी हो। हमारे मोदी जी ने बहुत ही ओजस्वी तरीके से साइकिल की तुलना बम ब्लास्ट करने वाले आतंकियों से कर दी और कह दिया कि आतंकियों ने बम ब्लास्ट करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया था और वही साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। दरअसल पीएम मोदी इस वक्त खुद को गुजरात का मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। वो अभी भी 2014 से पहले वाली स्थिति में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि देश में कांग्रेस की सरकार है, उन्हें लगता है कि अभी भी मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके भाषणों में कांग्रेस का विरोध नजर आता है, जबकि कांग्रेस कब की अपनी बोरिया बिस्तर समेट चुकी है। वही हाल उत्तर प्रदेश का है। योगी आदित्यनाथ 5 साल तक अपनी सरकार चला चुके हैं। गुंडे, माफिया और बलात्कारियों को अपनी ताकत का चमत्कार दिखाने के बाद योगी बाबा बार बार और हर बार अखिलेश यादव की पिछली सरकार को निशाना बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर ऐसे हमला करते हैं मानो अखिलेश यादव अभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों और उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आदित्यनाथ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मोदी से लेकर योगी और अमित शाह तक सब के सब किसी और ही दुनिया से आए मालूम पड़ते हैं। इनके भाषणों में नए नए अजूबे सुनने को मिलेंगे, उनके भाषणों में नई नई बातें सुनने को मिलेंगी। उनके भाषणों में एक काल्पनिक दुश्मन भी होगा जिसे मुसलमान कहते हैं,
क्योंकि महिलाओं के सम्मान का दावा करने वाली बीजेपी और उनके नेता धर्म के आधार पर एक खास मजहब की बहन बेटियों और औरतों की हिजाब खींचने में मदमस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्म के नाम पर गुजरात बम ब्लास्ट में दोषी ठहराए गए लोगों को एक धर्म के चश्मे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि देखो अदालत से दोषी ठहराए गए लोगों का मजहब क्या है। ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो एक साथ फांसी पर लटकने जा रहे लोगों का मजहब क्या है। और ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले लोगों का मजहब भी वही है जिन्हें दाढ़ी और टोपी वाला कहते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी ही तस्वीर गुजरात की भाजपा ने ट्विटर हैंडल पर जारी की है, जिसमें टोपी और दाढ़ी वाले लोगों को सामूहिक रूप से फांसी देने की तस्वीर जारी की गई थी, लेकिन बाद में उसे ट्विटर से एक्शन ले लिया और उसे हटा दिया। यानी कि धर्म के आधार पर नरसंहार का समर्थन ठीक वैसे ही किया जा रहा है जैसे हरिद्वार के धर्म संसद में किया गया। जर्मनी में हिटलर की नाजी सरकार में यहूदियों के नरसंहार को जायज ठहराने की कोशिश हो रही थी। ठीक ऐसी तस्वीर उस वक्त भी जारी हो गई थी और आज न्यू इंडिया में भी नरसंहार को कितने सम्मान की नजरों से देखा जा रहा है। आखिर क्यों बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा? आखिर क्यों धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने पर मजबूर है भाजपा? आखिर क्यों बेरोजगारी के सवाल से भाग रही है भाजपा? आखिर क्यों रोजी रोटी के सवाल पर बगले झांक रही है भाजपा? आखिर क्यों बेटियों के पल्लू पर हाथ आजमा रही है भाजपा? आखिर क्यों नारी सम्मान का पलीता लगा रही है भाजपा? आखिर क्यों बीजेपी के बाद बनते जा रहे हैं जुमले? आखिर क्यों साइकिल को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं पीएम मोदी? और आखिर क्यों साइकिल चलाने वाले को अपराधी बता रहे हैं पीएम मोदी? आखिर क्यों मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने से भाग रही है भाजपा? आखिर क्यों बीजेपी को बार बार सता रहा है हार का डर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। पीएम मोदी ने हरदोई में चौथे चरण का चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और समाजवादी के चुनाव चिन्ह साइकिल के सीधे आतंकवाद से जोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात में बम धमाका हुआ था और 2 जगह शहर और अस्पताल में हुआ था। समाजवादी पार्टी का चुनाव सिंबल जो है गुजरात में साइकिल पर बम रखा हुआ था। पीएम मोदी कहते हैं कि मैं हैरान हूं साइकिल पर क्यों बम रखा गया। पीएम के मुताबिक धमाके के लिए साइकिल पर बम रखे गए थे। प्रधानमंत्री ने साइकिल का आतंकी कनेक्शन बताया, जो अखिलेश ने साइकिल को आम हिंदुस्तानी का विमान बताकर वार का पलटवार किया। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में साइकिल को लेकर जिहाद और शरीयत से लेकर हिजाब तक का जिक्र क्यों किया जा रहा है? आखिर रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान की बात क्यों नहीं की जा रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि यूपी का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही एक रास्ता है चुनाव जीतने का। अगर बीजेपी यूपी का चुनाव हार जाती तो फिर दिल्ली तक पीएम मोदी की कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी और ऐसा ही हाल बरकरार रहा तो बीजेपी का केंद्र और राज्यों से सफाया हो जाएगा। इसलिए यूपी के चुनाव में हर तरह की भाषा और हर तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन 10 मार्च की तारीख बीजेपी के लिए बहुत ही खास हो सकती है। इसका इंतजार सबको रहेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।